Hello guys, so today we will start with a new topic of the chapter first of geography of 10th class, that is land resources. लैंड रिसोर्सेज ये टॉपिक में आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक दैट इवन अ 5th क्लास स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लैंड रिसोर्सेज की, ज़्यादा दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है. जहाँ हम लोग चल रहे हैं, जिस रोड पे चल रहे हैं, जहाँ हमारा घर बना हुआ है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ बनी है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चरल लैंड है, ऑल दिस थिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड दैट कम्स अंडर लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज और चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे किस चीज़ को सपोर्ट करता है लैंड, तो सबसे पहली चीज़ नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, दूसरी चीज़ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, तीसरी चीज़ ह्यूमन लाइफ, चौथी चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लाइकवाइज देयर आर मैनी मोर थिंग्स विच इज़ सपोर्टेड बाय लैंड रिसोर्सेज. Actually, it is an asset for us. Without land, it is not possible for us to live on earth because we are living on land. सिंपल सी चीज़ है, ज़मीन नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ लैंड रिसोर्सेज क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ज़मीनें कितनी हैं, कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन जो है, बिल्डिंग है, ये सभी लैंड पर ही है. आफ्टर दिस हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है कि हमारे यहाँ पर जो ज़मीन है वो कितने प्रोपोर्शन में किस किस टाइप के लैंड फॉर्म में है. द वेरी फर्स्ट थिंग, लैंड एज वी ऑल नो, 3 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर देयर. वन इज माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, तो कितना परसेंट प्लेन है हमारे पास, 43%. दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली. इंडिया का रेशियो, इंडिया का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं हम लोग कि ये तीनों में कितना कितना है. ठीक है, प्लेन्स 43%. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स इट इज़ 30%. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेटोज इट इज़ 27%. मतलब 43, 30, 27, दिस इज़ 100%. ये हमारे पास इतनी ज़मीन है, लेकिन 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है एंड 27% प्लेटोज है. फिर इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यूटिलाइज किस किस चीज़ में करते हैं लैंड. ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन कौन कौन सी चीज़ें में होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे. सबसे पहली चीज़ जिसमें लैंड यूज़ हो रहा है दैट इज़ ये रहा. फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, जंगल. ठीक है, जंगल आप लोगों को सभी को पता है, हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे भी लैंड ही है, ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट आसमान में होता है. ठीक है, तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन हमारा क्या था, our second utilization is land which is not available for cultivation. तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, the very first type in this is barren और wasteland. ये आप लोगों को सभी को दिख रहा है, ये है barren और wasteland. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये बैरन वेस्टलैंड नहीं रहेगा, ये वाला बैरन और वेस्टलैंड रहेगा. ठीक है, जिसको हम बंजर भूमि बोलते हैं. और दूसरा हमारा कौन सा रोड आता है, ऐसा जगह, ऐसी प्लेस, ऐसा रोड जहाँ पर हम लोग, ऐसा लैंड जहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं. वो कौन सी जगह आएगी, हमारी बिल्डिंग वाली जगह, हमारे रोड्स, या ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं. बिकॉज दोज लैंड्स आर नॉट कल्टिवेबल, they are not available for cultivation. That's why we are constructing buildings over there, we are constructing roads on them, we are constructing factories over there. तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि दूसरा फैक्टर ये था.
थर्ड टाइप है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फेलो लैंड क्या होता है मैं आप लोगों को ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग जो थर्ड फैक्टर देख रहे हैं वो कौन सा है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का, जिसमें सबसे पहला जो है ऐसी ज़मीन जो पैस्चरिंग या ग्रेजिंग के लिए यूज़ हो रही है, जहां हम लोग भैंस गाय को चराने जाते हैं, ये वाली जो ज़मीन होती है दिस इज़ कॉल्ड एज अ पैस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ क्लियर हुई कि ऐसी ज़मीन जिसको हम लोग पैस्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अनकल्टिवेबल लैंड होगी। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्रूव्स का। ठीक है, ऐसी ज़मीन जहाँ पर छोटे छोटे ये पेड़ वगैरह, जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं, यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट नहीं लगता है, दीज ग्रुप्स आर नेचुरली ग्रोन, तो ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड में ही आते हैं। और इसके बाद एक और हमारा इसी कैटेगरी में आता है ऐसा लैंड, ऐसा कल्टरेबल वेस्ट लैंड जो 5 साल या उससे ज़्यादा से अनकल्टिवेटेड है। मतलब 5 साल से पहले तो वहाँ कल्टीवेशन हुआ होगा, लेकिन 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है, दैट टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज कल्टरेबल वेस्ट लैंड। आफ्टर दिस वी हैव वन मोर टाइप ऑफ लैंड दैट इज फेलो लैंड। अभी मैंने बोला था कि बाद में आप लोगों को बताऊंगा फेलो लैंड क्या होता है। फेलो लैंड क्या होता है, ऐसी ज़मीन जहाँ पर 1 या 2 साल से ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं किया गया है, बट एज इट इज़ अ कल्टीवेबल लैंड, वो लैंड को हम लोग फेलो लैंड बोलते हैं। जैसे ये जो ज़मीन है, ठीक है, यहाँ 1-2 साल से कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उसके पहले हुआ था। 1 या 1 से कम साल तक अगर कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं करंट फेलो लैंड। लेकिन 1 साल से 5 साल तक कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, अनकल्टिवेबल लैंड ही रहा हो, उसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, अदर देन करंट फेलो लैंड। सी गाइस, यहाँ पे 3 टाइप के लैंड आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 या 1 साल से कम कल्टीवेशन जहाँ पे नहीं हुआ हो, उसको हम लोगों ने करंट फेलो लैंड बोला। 1 साल से 5 साल के बीच में कल्टीवेशन अगर नहीं हुआ हो, उसको हम लोग बोलेंगे अदर देन करंट फेलो लैंड। और 5 साल या उससे ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एज कल्टरेबल वेस्ट लैंड। और लास्ट हमारा जो आता है दैट इज नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हमारे पास वो भी नेट सोन एरिया भी आएगा, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो हम लोगों ने साल में 1-2 बार की हो वो भी आएगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को लैंड कैसे यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है कि कुछ जगह खेती होती है, कुछ जगह नहीं होती है, कुछ जगह जो है बारिश हो रही है, कुछ जगह नहीं, कुछ जगह एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, कुछ जगह बहुत कम हो रही है। ये जो चीज़ें हैं ये मेनली 2 रीज़न के ऊपर डिपेंड करती है। वन इज़ कॉल्ड एज द फिजिकल फैक्टर एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज द ह्यूमन फैक्टर। ये मेन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इन फिजिकल फैक्टर वी हैव मैनी थिंग्स लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल टाइप, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एटसेट्रा। बट इन ह्यूमन फैक्टर अगेन वी आर हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन एटसेट्रा। मतलब हमारा जो लैंड यूज़ पैटर्न है
मतलब हमारा जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो इन चीज़ों के ही ऊपर डिपेंड करता है। Now, as we all know, the total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Out of this, the land which is used as per the data given in the book, this is of 2014-15, ये वाला जो दिखा रहा है आप लोगों को ग्राफ में, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं 1960-61 का है और 2014 और 2015 का है। लेकिन सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इम्प्लीमेंट 370 आर्टिकल पीओके, हमारी ज़मीन हमारे पास आ गई है। तो ये जो डेटा है ये तो ध्यान रखेंगे, बट एट प्रेजेंट एक्चुअली इट इज़ मोर देन अराउंड 95% लैंड जो है हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे अंडर में है। ठीक है, चाइना, जम्मू कश्मीर, ये इश्यूज चलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि ऐसी कितनी ज़मीन है जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते, इधर इट मे बी फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द लैंड शुड बी अंडर द पोजीशन ऑफ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होना चाहिए। वो डेटा हम लोग लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू NCERT इट इज़ 93%, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ऐसे कितना लैंड है, यहाँ पर हम लोग सीधे आएंगे, ऐसे कितने लैंड है हमारे पास जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हो रही है इंडिया में। अगर हम लोग मैप को ध्यान रखेंगे, इफ़ यू विल रिमेंबर द मैप ऑफ इंडिया, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि इंडिया में अगर पंजाब वाला एरिया की बात करें हम लोग, ठीक है, कि ये पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये वाले कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द कंट्री, ये वो एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। तो इंडिया में अगर सेंट्रल लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ एक एवरेज पर होती है, यूपी में बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा होती है, सदर्न पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे कम होती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इंडिया में हर एक जगह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सेम तरीके से नहीं होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है।
and we are considering these agriculture activities as net zone area, NSA जिसको बोला जाता है नेट जोन एरिया, कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, कितना कल्टीवेशन हो रहा है, कितना अनाज बोया जा रहा है, कितने ग्रेन्स हम लोगों को वहाँ से मिल रहे हैं. आफ्टर दिस वी हैव द फॉरेस्ट इन द कंट्री. तो इंडिया का अगर फॉरेस्ट की बात करें हम लोग, तो इंडिया में फॉरेस्ट जो है वो 33% से कम है, ये ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ एज पर दी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952. उसमें ये बताया गया है कि 33% से कम हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है. अब फॉरेस्ट एरिया के अलावा हम लोग अगर यहाँ देखेंगे इंडिया में, तो आप लोगों को बहुत सारे लैंड मिल जाएंगे, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मिल जाएंगे, रॉकीज, एरीज, डेजर्ट मिल जाएगा. ऐसे बहुत सारे लैंड है. लाइक वी डिवाइडेड दी लैंड इनटू 3 मेन लैंड फॉर्म्स, दैट इज़ माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स. इसके अलावा भी हमारे पास डेजर्ट है, इसके अलावा हमारे पास आइलैंड्स है. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के लैंड है जो डिवाइड किए गए हैं. सम रोड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, सम रेलवेज, सम एयरवेज. ठीक है, एयरवेज के लिए हमको प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है. कुछ डेजर्ट में गया, कुछ एरिड एरिया है, कुछ वेस्ट लैंड है, कुछ फैलो लैंड है. दैट मीन्स एवरी टाइप ऑफ लैंड इज अवेलेबल इन आवर कंट्री, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लैंड को डिवाइड किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. हम लोग लैंड डिग्रेड होते जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है. क्यों खत्म होते जा रहा है? द वेरी फर्स्ट रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ लैंड इज ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो खत्म करते जाता है लैंड को. ह्यूमन एक्टिविटीज में सबसे पहली एक्टिविटी आ जाएगी ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग. दूसरी एक्टिविटी आ जाएगी डिफॉरेस्टेशन. तीसरी माइनिंग एंड फोर्थ वन क्वारिंग. ठीक है, मतलब माइनिंग, ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा घिसेंगे, पैस्चरिंग कराएंगे तो लैंड डिप्लीट होता है. माइंस ज़्यादा से ज़्यादा खोदेंगे तो डिप्लीट होता है. डिप्लीशन दैट मीन्स लेस इन दी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, उसमें जो प्रोडक्टिवनेस रहती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है. डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना. क्यों काटना? अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट देंगे तो प्रेसिपिटेशन में दिक्कत होगी. प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली सॉइल जो है वो ख़त्म होने लगेगा, डिप्लीट होने लगेगा, जो वहाँ वापस से रिन्यू नहीं हो पाएगी चीज़ें. तो ये चीज़ का ध्यान रखना है. इन चीज़ों के कारण हमारा जो लैंड है वो क्या होता है? डिप्लीट होता है. नाउ व्हाट आर द मेजर्स सो दैट वी कैन कंजर्व लैंड रिसोर्सेज? सबसे पहले मेजर हमको ये ध्यान रखना है, एस यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर माइनिंग एक्टिविटीज़ आर इन अबंडेंट. मतलब बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, वो आप लोगों को बंद करवानी है. बंद कहाँ करवाएंगे? जैसे मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है. उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है. तो मैंने अभी जैसे कहा कि माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो लैंड को डिग्रेड करता है. ठीक है, डिप्लीट करता है. फिर अगर हम लोग दूसरे स्टेट्स की बात करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ओवर ग्रेजिंग के लिए है. ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो भी लैंड डिग्रेड होगा ही हमारा. फिर अगर हम लोग बात करेंगे इरिगेशन भी जो है ये नेगेटिव फैक्टर में ही आता है. इरिगेशन की हम लोगों ने बात करी, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो है यहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होता है. जस्ट नाउ आई शो दिस थिंग ऑन मैप में बताया था, पंजाब वाला एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है. इरिगेशन प्रोसेस भी जब होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? ज़मीन को निचोड़ ही रहे हैं, ज़मीन से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज सम लिमिटेशन टू गेट एनीथिंग फ्रॉम लैंड और इवन टू गेट एनीथिंग फ्रॉम पर्सन ऑल्सो. द सेम इज विथ लैंड ऑल्सो, कि भैया लैंड की भी एक लिमिटेशन है, वो उतना ही दे पाएगा. लेकिन हम सोचे ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वी कैन यूज़ पेस्टिसाइड्स, वी कैन यूज़ HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, सो दैट वी विल गेट मोर एंड मोर ग्रेन्स. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. वहाँ पे लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, जब क्वालिटी ख़त्म होती है, डिप्लीट होती है, द लैंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू सलाइन और अल्कलाइन लैंड. मतलब एसिडिक हो जाता है और खारा हो जाता है लैंड, जिसके कारण उसकी क्वालिटी पूरी तरीके से डैमेज होती जाती है. एंड अल्टीमेटली उसकी अगर क्वालिटी डैमेज हुई तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इफ़ेक्ट करेगी. सबसे बड़ा रीज़न लैंड डिग्रेडेशन का, इट इज़ अप ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. जितने भी ज़्यादा वेस्ट चीज़ें हमारी इंडस्ट्री से बाहर होती जा रही है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं इंडस्ट्री से, जितना भी एफ्लुएंट निकलता है दैट में भी एसिडिक इन नेचर. ठीक है, गंदा मटेरियल रहता है, प्लास्टिक मटेरियल
रहता है, तो वो अल्टीमेटली लैंड को जो है डिग्रेड करता है। अब हम लोग कंजर्व कैसे करें? कंजर्वेशन के तरीके क्या है? जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है वहाँ एफॉरेस्ट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ ग्रेजिंग और हो रही है तो वहाँ प्रॉपर शेल्टर बेल्ट्स होने चाहिए, पेड़ों को लाइन में लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो डायरेक्ट नदी में ना जाए, ज़मीन पे ना जाए। वी कैन हैव सम टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन रीन्यू ऑल दोज एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, उनको रीयूज़ कर सके, वापस से बना सकें। तो ये सब चीज़ें वो फैक्टर थी जिसमें हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा, ठीक है। लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है, लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लैंड पढ़े हम लोगों ने, और लैंड यूज़ पैटर्न पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू गाइज।